बीए थर्ड ईयर पॉलिटिकल साइंस की ऑनलाइन क्लास में आपका फिर से स्वागत है। देखिए, मैंने आपको अमेरिका की जिस प्रकार से विदेश नीति का अनुसरण किया था, उसी प्रकार से हमने सोवियत संघ के स्थान पर रूस की विदेश नीति की भी चर्चा की थी। रूस और अमेरिका के मध्य जो शीत युद्धकालीन स्थिति थी, उस शीत युद्धकालीन स्थिति को पूर्ण रूप से शीत युद्ध समाप्ति के तहत सहयोगात्मक जो प्रकार के संबंध रहे और भारत के साथ में रूस के किस प्रकार के संबंध रहे, ये आपको पिछली ऑनलाइन क्लासेज में बता चुके हैं। अब देखिए, आपके पास में 3 महत्वपूर्ण चीज़ हैं जो रूस की विदेश नीति को समझने के लिए आवश्यक है, और वो इसलिए भी माना जाता है क्योंकि जहाँ पर सोवियत संघ में साम्यवाद की स्थापना हुई थी, उसी प्रकार से 1949 में चीन में भी साम्यवाद की स्थापना हुई और दोनों के मध्य घनिष्ठ संबंध स्थापित हुए। लेकिन धीरे धीरे दोनों के मध्य टकराट की स्थिति पैदा हुई क्योंकि चीन ने अमेरिका के साथ अपनी नज़दीकियां बढ़ाना प्रारंभ किया, जो विशेष तौर से सोवियत संघ की विदेश नीति की हार मानी जाती है। लेकिन जैसे ही शीत युद्ध समाप्त हुआ, दोनों के मध्य संबंधों में कुछ सुधार आया और दोनों के मध्य व्यापारिक, आर्थिक एवं राजनीतिक क्षेत्र में कुछ समझौते हुए, जिसे अपन निम्न प्रकार से निर्धारित कर सकते हैं। तो आपके पास में 3 महत्वपूर्ण चीज़ें रह जाती हैं जो रूस की विदेश नीति के तहत, एक तो है आपकी जापान के साथ में क्या संबंध रहे हैं, एक है आपका चीन के साथ में क्या संबंध रहे हैं, और एक है कि शीत युद्धकालीन समय में एक तरफ अमेरिका के द्वारा नाटो सैनिक संगठन का निर्माण किया गया था और दूसरी तरफ सोवियत संघ ने यानी कि वर्सा पैक्ट का निर्माण किया गया था। हालांकि वर्सा पैक्ट को ख़त्म कर दिया गया था, नाटो को भी भंग करने की कोशिश की गई थी, लेकिन नाटो पूर्ण रूप से भंग नहीं हुआ और शीत युद्ध की समाप्ति के बाद यानी कि रूस और नाटो के मध्य एक समायोजन या सहयोगात्मक संधि स्थापित हुई। तो इसके बारे में अपन चर्चा करेंगे। सबसे पहले देखिए कि रूस और चीन के मध्य संबंध किस प्रकार से रहे। तो सामान्यतः देखिए, रूस और चीन के मध्य हालांकि शीत युद्धकालीन समाप्ति के बाद दोनों के मध्य सहयोगात्मक संबंध स्थापित हुए और इसके महत्वपूर्ण यानी कि 5 महत्वपूर्ण राजनीतिक गतिविधियाँ मानी जाती हैं। सबसे पहले देखिए कि रूस के प्रधानमंत्री बोरिस येल्तसिन ने चीन की यात्रा दिसंबर 1992 में की और दोनों देशों के मध्य एक 21 सूत्रीय घोषणा पत्र जारी किया गया था। इसके तहत 21 सूत्रीय जो घोषणा पत्र था, इसके तहत दोनों देशों के मध्य हथियारों से संबंधित समझौते हुए कि आपकी सुरक्षा के लिए दिए जा सकते हैं, और इसके अलावा आत्मनिर्भर बनाने के लिए हथियारों को सीमित भी करने का प्रस्ताव रखा गया था। लेकिन साथ साथ में ये भी माना जाता है कि दोनों के मध्य परमाणु ऊर्जा समझौता हुआ, जो पूर्ण रूप से दोनों देशों के मध्य अच्छे संबंधों को इंगित करता है। दूसरा है, आपको देखिए कि चीन के जो प्रधानमंत्री थे, या अपन कह सकते हैं कि राष्ट्रपति का वर्ग, चीन के जो राष्ट्रपति थे जिसे जियांग जेमिन, जिनका नाम है जियांग जेमिन, और इन्होंने रूस की यात्रा अप्रैल 1997 में की। यह पहली यात्रा थी, शीत युद्धकालीन समय के बाद ये पहली यात्रा थी जो किसी चीन के राष्ट्रपति ने यानी कि रूस की यात्रा की थी। इसके तहत देखिए, सबसे पहले बड़ी मांग क्या थी कि अमेरिका की डॉलर नीति जो थी वो अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में अपनी मुद्रा को अधिक से अधिक महत्व देने की थी। अन्य देशों की मुद्राएं उसके मुकाबले छोटी होती चली गई और इसका प्रभाव अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था पर पड़ने लगा। साम्यवादी शासन व्यवस्था दोनों देशों में होते हुए वह अमेरिका के डॉलर का मुकाबला नहीं कर पाते थे, क्योंकि इसमें बहुराष्ट्रीय कंपनियों के निवेश और आवेश में कुछ अंतर होने के कारण या निर्यात में कुछ अंतर होने के कारण उस पर करों का निर्धारण स्पष्ट नहीं था। अमेरिका जहां ज़्यादा से ज़्यादा यानी ब्याज दर कमाना चाहता था अपने निर्यातक चीज़ों पर, वहीं इन देशों में यानी साम्यवादी देशों में उत्पादित चीज़ों को इतना अधिक फायदा नहीं मिलता था, और इसी आधार पर उन्होंने एक नई मांग की इस समझौते के तहत, और वो थी नई अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था को लागू करना, जिसके तहत सभी राष्ट्रों के लिए समान प्रकार के ऐसे नियम कानून हो कि समान कर की व्यवस्था हो और आयात एवं निर्यात के नियम स्पष्ट किए जाएं। इसके साथ ही देखिए कि उन्होंने ये कहा कि कहीं ऐसा नहीं हो, जब चीन और रूस के मध्य समझौता हुआ था, या अपन ये कह सकते हैं कि राष्ट्रपति जियांग जेमिन ने जब रूस की यात्रा की थी तो उस समय ऐसा निर्धारित किया था कि पूरा विश्व एक ध्रुवीय विश्व की ओर जा रहा है।
तो ऐसे समय पर दोनों साम्यवादी देशों ने आपस में इस बात का जिक्र किया कि एक ध्रुवीय विश्व को किसी न किसी प्रकार से रोकना होगा, अन्यथा साम्यवादी व्यवस्था का तो कोई महत्व ही नहीं रहेगा और वो खत्म हो जाएगा। तो इसी प्रकार से दोनों के मध्य ये दो महत्वपूर्ण समझौते किए गए थे, जिसके तहत यह था कि नई अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की मांग करना और उससे लागू करना, और दूसरा है एक ध्रुवीय विश्व की स्थापना होने से रोकना। ये विशेष तौर से दोनों के मध्य संबंध पाए जाते हैं। तीसरा महत्वपूर्ण ये माना जाता है कि देखिए कि दोनों देशों के मध्य एक ऐतिहासिक समझौता हुआ। लगभग 300 वर्ष पुराने सीमा संबंधी विवाद, जो लगभग 4300 किलोमीटर का था, दोनों के मध्य जो यानी कि पूर्वी क्षेत्र का सीमा संबंधी विवाद था, उसे सुलझाने में एक कामयाबी हासिल की। और दोनों के मध्य यानी कि अपन ये मान सकते हैं कि चीन एवं रूस के मध्य ऐतिहासिक समझौता 10 नवंबर 1997 को हुआ था, जिसके तहत लगभग 4300 किलोमीटर लंबी पूर्वी सेना विवाद को समाप्त कर दिया गया था। ये एक ऐतिहासिक समझौता माना जाता है कि दोनों देशों के मध्य आगामी कोई तनाव उत्पन्न नहीं हो और दोनों के मध्य अच्छे संबंध बने रहे। इसके बाद देखिए कि चीन और रूस के मध्य एक मैत्री संबंध भी स्थापित किया गया था। मैत्री संबंध स्थापित करने से तात्पर्य यह था कि सामरिक संतुलन को बनाए रखना, यानी सामरिक संतुलन से तात्पर्य यह था कि चीन और रूस शक्तिशाली राष्ट्रों की श्रेणी में तो आते हैं, लेकिन दोनों में शक्ति संतुलन इस प्रकार से बना रहे कि किसी न किसी रूप में दोनों देश यदि मिल जाते हैं तो कोई भी तीसरी शक्ति उस पर हमला नहीं कर सकती। तो सामरिक संतुलन के सिद्धांत के आधार पर यानी कि एक समझौता हुआ जिसे अपन मैत्री संधि कहते हैं। यह 16 जुलाई 2001 को क्रेमलिन में आयोजित किया गया था, जिसमें दोनों ही यानी कि प्रधानमंत्री व्लादिमीर पुतिन और राष्ट्रपति जियांग जेमिन दोनों ने भाग लिया और दोनों ने इस पर सहमति व्यक्त की। इसके बाद देखिए एक और जो महत्वपूर्ण समझौता माना जाता है चीन और रूस के मध्य, हालांकि अन्य देशों को भी साथ में लिया गया था। इसे अपन मानते हैं कि रूस संघाई 5 सम्मेलन। रूस संघाई 5 सम्मेलन एक प्रकार से चीन और रूस के मध्य नजदीकियों को बढ़ाता है, लेकिन उन्होंने अन्य राष्ट्रों को भी उसमें साथ में लेना प्रारंभ किया। देखिए किर्गिस्तान की राजधानी बिश्केक में इस सम्मेलन का आयोजित किया गया और इस सम्मेलन में यानी तजाकिस्तान और रूस, चीन और किर्गिस्तान और ताजिकिस्तान, इन 5 राज्यों का एक संगठन या एक समझौता हुआ, जिसके तहत सभी राज्यों में आपस में यह इस बात का निर्धारण किया गया था कि एक ध्रुवीय विश्व के स्थान पर बहुध्रुवीय विश्व की स्थापना होनी चाहिए और किसी न किसी प्रकार से क्षेत्रीय संतुलन को बनाए रखा जा सकता है। इन 5 राज्यों ने एक रूस संघाई 5 सम्मेलन का आयोजित किया। अधिकांशतः ये पूछा जाता है अधिकांशतः कंपटीशनों में कि रूस संघाई 5 सम्मेलन किन किन के मध्य किया गया था और इसका वास्तविक उद्देश्य क्या था। तो सामान्यतः ये निर्धारित है कि इनका उद्देश्य बहुध्रुवीय विश्व की स्थापना करना और क्षेत्रीय संतुलन को बनाए रखने का था। ये तो आपका संबंध था रूस एवं चीन का संबंध। इसके बाद देखिए दूसरा महत्वपूर्ण है रूस एवं जापान के मध्य संबंध। हालांकि ये माना जाता है कि जापान और रूस के मध्य कुछ थोड़ा बहुत टकराव की स्थिति पैदा थी, और वो स्थिति इसलिए मानी जाती है क्योंकि रूस के पास में जापान के कुरिल टापुओं पर अधिकार था। अब ये कुरिल टापू क्या थे? कुरिल टापुओं से तात्पर्य ऐसे क्षेत्र थे जहां अधिक से अधिक तेल उत्पादन की संभावनाएं वहां पर व्यक्त की गई थी कि यहाँ पर तेल के भंडार पाए जाते हैं, और उन पर रूस ने अपना अधिकार जमा दिया। लेकिन रूस की स्थिति कमजोर होने के कारण शीत युद्ध जैसे ही समाप्त हुआ, रूस का निर्माण हुआ, जापान की स्थिति मजबूत होती चली गई और वह जापान की आर्थिक सहायता पर निर्भर होता चला गया। ऐसी स्थिति में दोनों के मध्य जो समझौते थे वो केवल इस आधार पर निर्धारित किए जाते थे कि दोनों के मध्य कुछ टकराहट की स्थिति इसलिए भी पैदा की गई थी क्योंकि जो ये कुरिल टापू थे वो किस प्रकार से दिए जाएं। जापान ने भी कुछ क्षेत्रों में यह शर्त रखी थी कि यदि कुरिल टापुओं को हमारे अधिकार क्षेत्र में रख देता है तो रूस को वह सहायता देने के लिए तैयार है, और इसी के आधार पर अपन ये कह सकते हैं कि दोनों के मध्य किस प्रकार से संबंध है। तो देखिए सबसे पहले देखिए कि प्रधानमंत्री येल्त्सिन ने जापान की यात्रा 13 से 18 सितंबर 1992 को की थी। यह पहली यात्रा थी जापान की
पूर्ण रूप से जब शीत युद्ध समाप्ति के बाद पहली बार किसी रूस के राष्ट्रपति ने जापान की यात्रा की थी। इसके तहत देखिए उन्होंने इस बात को शर्त रखा, जब उन्होंने दोनों के मध्य समझौता हुआ तो मैंने आपको जैसे कि बताया भी था कि दोनों के मध्य जापानी सहायता देने का आश्वासन पूर्ण रूप से प्रदान कर दिया गया था कि जापान किसी भी कीमत पर रूस को आर्थिक सहायता देने के लिए तैयार है, लेकिन उनकी यह शर्त थी कि कुरिल टापुओं को जापान को सौंपना होगा, अन्यथा वह किसी प्रकार की रूस की सहायता नहीं करेगा। हालांकि यह बात यहीं तक स्पष्ट रही थी और आगे इसका किसी प्रकार से कोई निराकरण नहीं हुआ। लेकिन इसके बाद देखिए कि दोनों के मध्य एक जो समझौता हुआ उसे अपन मित्रता संधि के नाम से जानते हैं। रूस एवं जापान के मध्य मित्रता संधि 1 से 2 नवंबर 1997 को आयोजित की गई और दोनों के मध्य व्यापारिक क्षेत्र में, हॉटलाइन सुविधा के क्षेत्र में और औद्योगिक क्षेत्र में समझौते हुए थे। हालांकि निवेश किसी का नहीं था, आपस में केवल लेन देन के आधार पर यानी कि आयात और निर्यात के आधार पर ही पूर्ण रूप से यह संधि या समझौता किया गया था। लेकिन इसमें जापान के द्वारा किसी प्रकार का निवेश केवल एक ही शर्त पर निर्धारित किया गया था कि वह कुरिल टापुओं को उनको अधिकार क्षेत्र में दे दे। लेकिन जब रूस ने इस बात पर कोई गौर नहीं किया तो दोनों के मध्य समान व्यापार नीति को अपनाते हुए हॉटलाइन सुविधा को प्रारंभ कर दिया और व्यापार एवं उद्योग का समझौता 1997 में 1 से 2 नवंबर में किया गया था। इसके बाद देखिए तीसरा और महत्वपूर्ण जो इनका संबंध है कि पुतिन ने फिर जापान की यात्रा की और पुतिन ने जापान की यात्रा सितंबर 2000 में की थी, लेकिन पुनः यही मुद्दा उठा कि कुरिल टापुओं का मुद्दा पहले निराकरण कर दिया जाए। लेकिन रूस ने इस चीज़ को कहते हुए नज़रअंदाज कर दिया कि इस मुद्दे को बाद में सुलझा लिया जाएगा, फिलहाल हमें आर्थिक सहायता और एक दूसरे के व्यापार को बढ़ाना चाहिए। तो इस आधार पर यानी कुरिल टापुओं का मुद्दा समाप्त हो गया, लेकिन इसे स्थगित कर दिया गया था कि आगामी कभी भी उचित परिस्थितियों के आधार पर इस मुद्दे को समाप्त कर दिया जाएगा और दोनों के मध्य एक मित्रता संधि हुई जो निवेश के रूप में मानी जाती है कि कुछ क्षेत्रों में चाहे तो कुछ प्रतिशत के आधार पर जापान रूस में संपत्ति का निवेश कर सकता है। तो दोनों के मध्य हालांकि यह सामरिक क्षेत्र पाया जाता है और दोनों के मध्य अच्छे संबंधों की शुरुआत मानी जाती है, लेकिन फिर भी दोनों के मध्य देखिए कि जब संबंधों में थोड़ा बहुत सुधार आया, सुधार आने के बाद में अब अपन जानते हैं कि रूस संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता रखता है और उस आधार पर सन 2000 में रूस के द्वारा यह बात निर्धारित की गई थी या संयुक्त राष्ट्र संघ के समक्ष यह बात प्रेषित की गई थी कि जापान को सुरक्षा परिषद की स्थायी सदस्यता प्रदान किया जाना आवश्यक है। अर्थात अपन ये मानते हैं कि रूस ने जापान की सुरक्षा परिषद की स्थायी सदस्यता का समर्थन किया था। यह संबंध पूर्ण रूप से अपन ये मानते हैं कि जापान और रूस के मध्य किस प्रकार से संबंध रहे थे। इसके बाद देखिए विशेष तौर से अपन ये मानते हैं कि नाटो और रूस दोनों विरोधी गतिविधियां मानी जाती हैं, क्योंकि नाटो का संगठन अमेरिका के द्वारा किया गया था और रूस के द्वारा वर्सा पैक्ट का निर्माण किया था। लेकिन वर्सा पैक्ट की समाप्ति के बाद नाटो और रूस के मध्य कुछ सहयोगात्मक संधियां हुई थी, क्योंकि रूस इस बात को जानता था कि वह अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में शीत युद्ध को बढ़ावा नहीं दे सकता, क्योंकि अर्थव्यवस्था बहुत कमज़ोर है और किसी न किसी रूप से वह यूरोपीय देशों की विशेष तौर से अमेरिकी आर्थिक सहायता पर निर्भर है। तो इस आधार पर उन्होंने नाटो के साथ संगठन करना प्रारंभ किया और सबसे पहले देखिए कि नाटो या अपन ये कह सकते हैं कि अमेरिका कह सकते हैं इसे कि सबसे पहले तो यह है कि स्टार्ट जो संधि थी पहले जो हथियारों में कटौती की संधि थी, उसकी समय सीमा समाप्त होने के बाद में दोनों देशों के मध्य एक नया समझौता हुआ जो निशस्त्रीकरण को बढ़ावा देता है और हथियारों में कटौती को महत्व देता है। यहाँ तक कि यह निर्धारित कर दिया कि अमेरिका ने कि किसी न किसी रूप में इस प्रकार कटौती की जाए कि आगामी युद्धों की संभावना नहीं रहे, और रूस ने लगभग अपनी हथियारों की कटौती को 3500 तक लाने का लक्ष्य रखा गया था कि केवल इतने हथियारों को ही रखेगा आगामी दिनों में। लेकिन इसके बाद देखिए कि सीटीबीटी का भी विमोचन किया गया था। अपन मानते हैं कि सीटीबीटी क्या है। सीटीबीटी यह है कि व्यापक परमाणु परीक्षण निषेध संधि अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में इसे इसलिए लाया गया ताकि परमाणु हथियारों में बढ़ोतरी नहीं हो
और लगभग सभी देशों ने, विशेष तौर से ये माना जाता है कि 74 के मुकाबले यहाँ पर 298 मतों की सहमति मिली संयुक्त राष्ट्र संघ में, और संयुक्त राष्ट्र संघ में सहमति मिलने के बाद में CTBT को लागू कर दिया। हालांकि ये माना जाता है कि भारत, कि पाकिस्तान और उत्तरी कोरिया ने इस संधि पर हस्ताक्षर करने से इनकार कर दिया, और उसका राष्ट्रीय हितों का एक महत्वपूर्ण कारण ये माना जाता है कि इन देशों के पास में राष्ट्रीय सुरक्षा को बनाए रखने के लिए परमाणु हथियार पूर्ण रूप से विकसित थे और केवल उनका परीक्षण नहीं किया गया था। लेकिन CTBT की कुछ शर्तें ऐसी थी कि जो राष्ट्र विकसित है, परमाणु संपन्न है, वो तो परमाणु संपन्न बने रहेंगे, लेकिन आगामी कोई भी देश परमाणु परीक्षण नहीं करेगा, और यदि करता है तो उस पर आर्थिक प्रतिबंध लगाए जाएंगे और उन्हें किसी भी परमाणु युक्त शक्ति के रूप में घोषणा नहीं की जाएगी। तो इस कारण इन देशों ने हस्ताक्षर नहीं किए। लेकिन फिर भी ये माना जाता है कि रूस और नाटो के मध्य इस प्रकार का संबंध या सहमति व्यक्त की गई थी, और CTBT पर हस्ताक्षर करने से रूस ने सहमति व्यक्त की थी। इसके बाद देखिएगा क्योटो संधि। विशेष तौर से क्योटो संधि क्या है? अमेरिका एवं रूस के मध्य एक वह संधि है जो ग्लोबल वार्मिंग को समाप्त करना चाहता है। अपन ये मानते हैं कि पर्यावरण को सुरक्षित रखने का अति आवश्यकता महसूस की गई थी, और इसे नियंत्रित रखने के लिए एक सम्मेलन आयोजित किया गया, या एक संधि आयोजित की गई, जो 22 अक्टूबर 2004 में ग्लोबल वार्मिंग के रूप में दोनों देशों में सहमति व्यक्त की गई थी। इसके साथ ही देखिए, यूक्रेन एवं क्रीमिया दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए थे। सामान्यतः यह माना जाता है कि भौगोलिक दृष्टि से देख लीजिए, आर्थिक दृष्टि से देख लीजिए, या फिर प्राकृतिक संसाधनों के आधार पर देख लीजिए कि रूस के लिए क्रीमिया अति आवश्यक था। तो ऐसी स्थिति में नाटो एवं रूस के मध्य यह समझौता निर्धारित किया गया था, और उन्होंने यूक्रेन से पृथक होकर जो क्रीमिया थी, उस क्रीमिया को रूस का क्षेत्र बना दिया। विशेष फायदा हुआ उसको, और रूस की विशेष तौर से इस क्रीमिया को मिलने से कुछ न कुछ क्षेत्र में, व्यापारिक क्षेत्र में, संसाधनों के क्षेत्र में कुछ महत्वपूर्ण उसको फायदा हुआ, और यह घटना मार्च 2014 की मानी जाती है। सामान्यतः ये आपको बताया था मैंने कि रूस की विदेश नीति और उसके चरण, जिसमें महत्वपूर्णतः आपको 5 महत्वपूर्ण क्षेत्र हैं, या 5 महत्वपूर्ण राष्ट्र माने जा सकते हैं, या 5 महत्वपूर्ण ऐसे तत्व हैं जो रूस की विदेश नीति का निर्धारण करते हैं। जैसे कि रूस का अमेरिका के साथ में क्या संबंध है, रूस का भारत के साथ में क्या संबंध है, रूस का चीन के साथ में क्या संबंध है, और रूस का जापान के साथ में क्या संबंध है, और इसके साथ साथ में ये कह सकते हैं कि रूस और संयुक्त राष्ट्र संघ या नाटो या अमेरिका के सैनिक संगठनों के साथ में किस प्रकार से सहयोगात्मक संधि कर अपने उद्देश्यों की पूर्ति की है। इसे ऑनलाइन क्लास में बस आपको इतना ही। अब देखिए, आपको इस यूनिट के तहत आपको एक और दे रखी है, वो है आपकी चीन की विदेश नीति, और चीन की विदेश नीति आपको अगले ऑनलाइन क्लास में बताई जाएगी। धन्यवाद।